एरे को बाय रेफरेंस पास करना हो तो कैसे पास करेंगे? बाय डिफॉल्ट एरे पास बाय वैल्यू ही होती है पीएचपी में। अगर अपने को एरे को बाय रेफरेंस पास करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो अपन इस प्रोग्राम में देखेंगे। उसके लिए मैंने एक एरे बनाई q इक्वल टू एरे ऑफ 10, 20, 30। 3 एलिमेंट की एरे बनी। फिर मैंने शो एरे फंक्शन को कॉल किया, इसको एरे पास करी तो ये एरे का डेटा शो करेगा 10, 20 और 30। फिर मैंने चेंज एरे को कॉल किया, इसको भी एरे पास करी। फिर मैंने शो एरे को कॉल किया तो जो एरे में चेंजेस हुए हैं उनको ये शो करेगा। तो शो एरे में तो अपन एरे को पास करेंगे बाय वैल्यू और चेंज एरे में पास करेंगे बाय रेफरेंस। अब वो किस तरह से करते हैं बाय रेफरेंस पास, वो अपन देखें। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने रेफरेंस वेरिएबल किए थे वैसे। अब आप यहां देखोगे चेंज एरे में मैंने जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसके पहले एंड का साइन लगाया है। इसका मतलब ये एरे जो है बाय रेफरेंस यहाँ आएगी। और मैंने लूप चलाया 0 से लेके लेस देन काउंट तक। और डब्ल्यू एरे में जो भी है उसमें एक एक से इंक्रीमेंट कर दिया। एक एक से इंक्रीमेंट कर दिया तो जो चेंजेस मैंने डब्ल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किए हैं वो एक्चुअल एरे आर्ग्यूमेंट में होंगे, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। तो जो चेंजेस मैं डब्ल्यू में करूंगा वो ओरिजिनल एरे में भी होंगे। शो एरे के केस में अपने को क्या करना है, एरे का डेटा शो करना है। मुझे कुछ चेंजेस तो करना ही नहीं है। तो शो एरे में जो रेफरेंस की जगह पास बाय वैल्यू होगी एरे, यहाँ पे मैंने एंड का साइन नहीं लगाया। तो अगर आप चाहते हो कि फंक्शन के अंदर जो फॉर्मल एरे आर्ग्यूमेंट में चेंजेस किए हैं वो एक्चुअल एरे आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो, तो उस केस में आपको फंक्शन को जो एरे पास करनी है वो बाय रेफरेंस करनी है। उसके लिए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के पहले एंड का साइन आएगा। ये जो अपन ने प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था उसमें 10, 20 और 30 ओरिजिनल एरे में है। जब मैंने चेंज एरे नाम के फंक्शन को कॉल किया तो उसने एरे में इंक्रीमेंट कर दिया हर एलिमेंट में। फिर मैंने एरे को शो किया तो 11, 21 और 31 डिस्प्ले होंगे। इस प्रोग्राम को मैंने सेव जिस फाइल में किया है उसका नाम है fun4.php। तो उसको रन करने के लिए लिखा मैंने लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर स्लैश जिस भी फोल्डर में मेरे प्रोग्राम है स्लैश फाइल का नाम .php। नेक्स्ट है मुझे फंक्शन से एरे रिटर्न करवाना है। रिटर्निंग एरे फ्रॉम फंक्शन। फंक्शन से अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवानी हो तो उसके लिए अपन फंक्शन से एरे रिटर्न करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए x एंड y। x में 10 है, y में 2 है। x में 10 है, y में 2 है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नाम के फंक्शन को कॉल किया जिसको x और y पास किए। ये कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा, x आएगा a के अंदर, y आएगा b के अंदर। मैंने फंक्शन में लिखा re ऑफ 0। re एक एरे हो गई, इसके 0 इंडेक्स पे मैंने सम स्टोर कर दिया, 1 इंडेक्स पे डिफरेंस, 2 इंडेक्स पे प्रोडक्ट। फिर इस re नाम की एरे को मैंने रिटर्न करवा दिया। ये re एरे आके किस में असाइन होगी, ans नाम की एरे के अंदर। ans में असाइन होगी तो ans भी एरे बन गया। ans में 0 इंडेक्स को डिस्प्ले करवाएंगे तो सम डिस्प्ले होगा, 1 को डिस्प्ले करवाएंगे तो डिफरेंस और 2 को डिस्प्ले करवाएंगे तो प्रोडक्ट। तो फंक्शन से जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवानी है तो
तो उन सारी वैल्यूज को एक एरे में स्टोर करो और उस एरे को रिटर्न करवा दो, जैसा कि अपन ने इस प्रोग्राम के अंदर करवाया है। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। रन करने पे यहाँ 12 मतलब सम, 8 मतलब डिफरेंस और 20 मतलब प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करना। लोकल वेरिएबल तो क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जिसको आपने फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया है, उसको अपन लोकल वेरिएबल कहते हैं। और जिस वेरिएबल को फंक्शंस से पहले आपने डिक्लेयर किया है, उसको फिर आप सारे फंक्शंस में यूज कर सकते हो। उस तरह के वेरिएबल को अपन ग्लोबल वेरिएबल जैसा कहेंगे। तो अब अगर अपने को फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो कैसे करें? दूसरी लैंग्वेजेस में तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मैंने 1 नाम का फंक्शन कॉल किया, फिर मैंने 2 नाम का फंक्शन कॉल किया। 1 और 2 नाम के फंक्शन बने हुए हैं। अब इन फंक्शंस को अगर अपन देखें तो सबसे पहले 1 फंक्शन की बात करें। 1 फंक्शन के अंदर x में मैंने 100 असाइन कर दिया। ये x अलग वेरिएबल बनेगा। ये x ग्लोबल x में वैल्यू असाइन नहीं हुई है। इस x के अंदर ये वैल्यू असाइन नहीं हुई है। फंक्शन के अंदर जब भी अपन वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते करेंगे तो वो लोकल वाले वेरिएबल में ही वैल्यू असाइन होगी। तो मतलब नया x डिक्लेयर होगा। और अगर अपन इस x को प्रिंट करवाएंगे तो 100 प्रिंट होगा। फिर मैंने x में प्लस प्लस कर दिया तो ये लोकल वाले x में 101 हो गया। फिर ये फंक्शन एंड हुआ। फंक्शन एंड होने के बाद ये वापस यहाँ आएगा। x की क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? 10। क्योंकि ये यहाँ पे कौन सा x एक्सेस हो रहा है? ये वाला। ये x जो मैंने फंक्शन के अंदर यूज किया है, ये अलग x है। तो इसका मतलब जब भी अपन फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वेरिएबल उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल माना जाता है। फिर मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया 2 नाम से। फिर मैं x को प्रिंट करवा रहा हूं तो 15 प्रिंट हो रहा है, मतलब x की वैल्यू मॉडिफाई हो गई। अब ये x की वैल्यू मॉडिफाई कैसे हुई वो अपन देखें। 2 फंक्शन की कोडिंग। अब 2 फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने ये लिखा है ग्लोबल $x। इसका मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल x को यूज करूंगा, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है, जिसमें वैल्यू है 10। अब अगर मैं x इक्वल टू x प्लस 5 लिखूंगा तो क्योंकि मैंने ये ग्लोबल स्टेटमेंट दे दिया है, तो अब जब मैं x को यूज करूंगा तो ये ग्लोबल वाला x जो होगा उसमें वैल्यू चेंज होगी। लोकल वाला नहीं यूज होगा, ये ग्लोबल वाला यूज होगा। लोकल कोई है भी नहीं अभी। तो अगर आप चाहते हो कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर यूज कर सको तो ग्लोबल और उसके बाद वेरिएबल का नाम आपको देना है। अब मैं x इक्वल टू x प्लस 5 लिख रहा हूं तो ये ग्लोबल वाले x में वैल्यू असाइन होगी। ग्लोबल वाले x में पहले 10 था, जैसे कि अपन ने यहाँ ऊपर करवाया। अब फंक्शन के एंड होने के बाद ग्लोबल वाले वेरिएबल x में क्या हो जाएगा? 15। फंक्शन के अंदर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स को ही अपन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? एक तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन में। फंक्शन को कॉल करते हुए सारे रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट पास करना कंपलसरी होता है। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जिनको अपन पास नहीं करेंगे तो भी चलेगा।
जैसे मैंने यहाँ ऐड नाम के फंक्शन को 3 आर्ग्यूमेंट पास किए, 5, 10, 15। ऐड को मैंने 2 आर्ग्यूमेंट भी पास किए, 7 और 15। तो ये उनका सम रिटर्न करेगा 22, ऊपर 30 रिटर्न करेगा, 3 का सम। फिर मैंने ऐड को 4 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, तो ये चारों वैल्यूज का सम रिटर्न करेगा। इसका मतलब जो ऐड फंक्शन है एक्चुअली वो 4 आर्ग्यूमेंट वाला है, लेकिन मैं उसको 3 आर्ग्यूमेंट के साथ में भी कॉल कर सकता हूँ और 2 के साथ में भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लास्ट के 2 आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं। ये फंक्शन का कोड देखो आप, फंक्शन ऐड w, x, ये तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। फिर y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ये लास्ट के 2 आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल हैं। तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए आपको उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ 0 दी है, आप चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हमेशा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट में ट्रेलिंग होते हैं। ट्रेलिंग मतलब एंड में। तो पहला आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है, दूसरा भी रिक्वायर्ड है, और बाकी के दोनों ऑप्शनल हैं। तो ये वर्क करेगा। अगर मैं पहला आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड दे दूं, फिर 2 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट रखूं और फिर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट रखूंगा, तो एरर आएगा। तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हमेशा आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट में एंड में होंगे। फंक्शंस के अंदर अपन चाहें तो स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल जब फंक्शन पहली बार कॉल होगा तो वो स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में आएगा और बार बार उसकी वैल्यू में ही इंक्रीमेंट होता रहेगा। जबकि अगर वेरिएबल स्टैटिक नहीं है तो फंक्शन को कॉल करने पे वो मेमोरी में आएगा, फंक्शन के एंड होते ही मेमोरी से हट जाएगा। जैसे मैंने 1 नाम का फंक्शन कॉल किया, तो अभी 100 प्रिंट होगा 3 बार मैंने फंक्शन कॉल किया। जबकि मैं 2 नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो पहले 100 प्रिंट होगा, फिर 101, फिर 102। अब ये कैसे हो रहा है वो अपन देखें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1 नाम के फंक्शन के अंदर x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, x नाम का वेरिएबल मेमोरी में आएगा, इसमें 100 असाइन होगा। फिर x को प्रिंट करवाएंगे तो 100 प्रिंट होगा। फिर x प्लस प्लस, x में 101 हो जाएगा। फिर ये फंक्शन एंड हो गया, तो ये x नाम का वेरिएबल मेमोरी से हट जाएगा। तो जब अगली बार फंक्शन कॉल होगा तो वापस x आएगा मेमोरी में, उसमें 100 असाइन होगा। प्रिंट करेंगे तो 100 प्रिंट होगा। फिर 101 हो जाएगा, फिर ये वापस मेमोरी से हट जाएगा। इस तरीके से जब जितनी बार अपन फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार ये मेमोरी में क्रिएट होगा और फंक्शन के एंड होते ही मेमोरी से हट जाएगा। अब अगर मुझे ऐसा करना हो कि ये मेमोरी से नहीं हटे, तो जैसा कि आप देखोगे फंक्शन 2 के अंदर मैंने इसको स्टैटिक बना दिया है। स्टैटिक का मतलब जब ये फंक्शन पहली बार कॉल होगा तो x में 100 असाइन होगा, फिर x प्लस प्लस, x में 101 हो जाएगा। जब इस फंक्शन को मैं दूसरी बार कॉल करूंगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, सीधे क्या प्रिंट करेगा 101, और फिर x में 102 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर फंक्शन के अंदर आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो फंक्शन के एंड होने के बाद वो मेमोरी से नहीं हटेगा, तो उसकी वैल्यू फंक्शन कॉल्स में प्रिजर्व्ड रहेगी। यूजिंग फंक्शन वेरिएबल, यूजिंग फंक्शन वेरिएबल। अब फंक्शन वेरिएबल समझें अपन, इसमें होता क्या है। फंक्शन वेरिएबल समझने से पहले अपन इसमें देखें तो 2 फंक्शन है इसमें। फंक्शन ऐड देखें अपन सामने, जो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है,
और दोनों का सम रिटर्न कर रहा है। फंक्शन सब्ट्रैक्ट देखें, जो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है और दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर रहा है। फिर अब यहां पे आप देखोगे मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर फंक्शन का नाम असाइन कर दिया। ऐसा आपने अभी तक किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं किया है। मैंने फंक्शन का नाम एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो इस तरह के वेरिएबल को फंक्शन वेरिएबल कहते हैं। तो फंक्शन वेरिएबल आर हुआ। अब मैं आर को अगर आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो ये एक्चुअली कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ऐड, क्योंकि आर के अंदर मैंने क्या असाइन किया है? ऐड। ऐसे ही मैंने क्यू नाम का एक और फंक्शन वेरिएबल लिया, इसमें मैंने फंक्शन का नाम असाइन किया सबट्रैक्ट। अब मैं क्यू को कॉल करूंगा तो ये 2 नंबर्स का डिफरेंस रिटर्न करेगा, मतलब 100 और 10 का मतलब 90। फंक्शन का नाम अपन किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, फिर उस वेरिएबल का यूज करके अपन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यूजिंग फंक्शन वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन। फंक्शन को अभी तक अपन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, अब आर्ग्यूमेंट में भी अपन फंक्शन वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया ऐड, पिछला प्रोग्राम वाला ही है, जो 2 नंबर्स का सम रिटर्न करेगा। एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई, जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। अब इसके अलावा मैंने इसमें और बनाया फंक्शन कैल्क। ये नया है फंक्शन कैल्क, इसको ध्यान से समझना है आपको। फंक्शन कैल्क, इसके 3 आर्ग्यूमेंट हैं, ई, ए एंड बी। अपन इसको समझेंगे यहां से। $r इक्वल टू एड। आर नाम के वेरिएबल में मैंने ऐड फंक्शन का नाम असाइन किया और कैल्क फंक्शन को मैंने आर पास किया, तो आर जाएगा ई में। आर जाएगा किसके अंदर? ई के अंदर। और जो मैंने 2 नंबर पास किए हैं 10 और 5, वो ए और बी में जाएंगे। फिर मैंने यहां क्या किया, एक को $e, ई में क्या है? ऐड। ऐड फंक्शन कॉल होगा और इसके 2 आर्ग्यूमेंट पास होंगे 10 और 5। तो मैंने यहां से जो आर पास किया है वो ई में गया, जो 10 पास किया है वो ए में गया, और जो 5 पास किया है वो बी में गया। फिर मैंने यहां लिखा एको $e मतलब ऐड, ए कॉमा बी मतलब 10 और 5। तो ऐड फंक्शन कॉल होगा जिसको 10 और 5 पास होंगे। फिर मैंने यहां लिखा $a इक्वल टू मल्टीप्लाई। ए नाम के वेरिएबल में मैंने मल्टीप्लाई असाइन कर दिया। फिर मैंने कैल्क फंक्शन को कॉल किया $a। अब ए किस में जाएगा? ई में। और 10 और 20 किस में जाएंगे? ए और बी में। अब मैंने यहां लिखा एक को $e। ई का मतलब मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होगा जिसको ए और बी पास होंगे। तो ये मल्टीप्लाई 10 इंटू 20 मतलब 200 इसका रिजल्ट आएगा।